पिछले दिनों जैसा कि आप सबने देखा होगा कि यूएई के ऊपर जो यमन के हूती बागी हैं उन्होंने अटैक किया। एक अटैक किया गया ड्रोन के ज़रिए, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया जिसमें 3 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद एक और अटैक किया गया जिसमें मिसाइल दागे गए, लेकिन यूएई के डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को तबाह कर दिया, मतलब उनसे नुकसान नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर यमन के हूती बागी अबू धाबी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, यूएई को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये अटैक्स जारी रहे तो यूएई की इकोनॉमी कहाँ पहुँचेगी, उसके ऊपर क्या बुरे असरात होने वाले हैं, कंपनीज की पोजीशन, इन्वेस्टर्स की पोजीशन क्या रहेगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम तर दोस्तों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया था और सब लोगों को पता है, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत तेज़ी से ये खबर फैली थी कि पहले यमन के जो हूती बागी थे उन्होंने ड्रोन के ज़रिए यूएई को टारगेट बनाया, अबू धाबी को। अबू धाबी में ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक किया गया जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 6 लोग ज़ख्मी हुए थे। जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे उनमें एक पाकिस्तानी और 2 इंडियंस शामिल थे। उसके बाद एक और अटैक किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया। अबू धाबी के कुछ मुज़ाफ़ाती इलाकों के ऊपर मिसाइल दागे गए, लेकिन यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि उन मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया गया, मतलब उनसे जो नुकसान है वो नहीं हुआ। अच्छा, इससे पहले मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, एक दिन पहले आपको बताया था कि यूएई में जो ड्रोन होते हैं, छोटे छोटे ड्रोन होते हैं जिनमें कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, जिनके ज़रिए वीडियोस बनाते हैं लोग, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पहले उसके ऊपर जो फ़ाइन था वो 15,000 दिरहम था और 2 साल तक की जेल थी, लेकिन अब ये जो फ़ाइन है ये इसको बढ़ा के 1 लाख दिरहम कर दिया गया है और जो जेल है वो 5 साल तक की है। ठीक है, तो ड्रोन अब कोई भी शख्स यूएई में नहीं उड़ा सकता। बिना इजाज़त अगर कोई भी शख्स ड्रोन उड़ाता है तो उसको 1 लाख दिरहम तक का फ़ाइन और 5 साल की जेल काटनी पड़ सकती है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आखिर यमन के हूती जो बागी हैं उनको यूएई से क्या तकलीफ है, यूएई को टारगेट क्यों कर रहे हैं। इससे पहले वो लगातार जो है वो सऊदी अरब को टारगेट करते थे। सऊदी अरब के जो एरियाज़ हैं जो यमन बॉर्डर के साथ लगते हैं वहाँ पे अटैक किए जाते थे, वहाँ पे नुकसान होता था। सऊदी अरब के ऊपर जो ये रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं वो दागे जाते थे। अचानक इनका रुख अबू धाबी की तरफ क्यों हुआ है, आखिर क्यों अबू धाबी को टारगेट बना रहे हैं। यकीनन बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे लोगों को पूरी हिस्ट्री पता होगी। पिछली कई दहाइयों से जो यमन है उसमें जंग चल रही है, उसके अंदर जो कोalition फोर्सेस हैं, जो सऊदी कोalition फोर्सेस हैं, जिसका हिस्सा यूएई की जो फोर्सेस हैं वो भी हैं। ठीक है, मतलब यूएई डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है जो यमन वॉर है उसके अंदर। यूएई की फोर्सेस वहाँ पे कार्रवाइयाँ करती हैं यमन के अंदर, तो यकीनन उसके जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं हूती बागियों की तरफ से यूएई में। मतलब कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है, ये आप जान लें। अब इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, ये जो जिन लोगों को इसकी हिस्ट्री पता है वो लोग जानते होंगे। अभी तो आप लोगों को ये लगता होगा कि यमन में हूती बागी हैं, उनके साथ लड़ाई हो रही है, एक तरफ सऊदी कोalition फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ हूती हैं, मसला इन दोनों का आपस का है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी हिस्ट्री पता है, उनको पता होगा कि यमन का जो मसला है वो बहुत पुराना है। वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यमन में सऊदी नवाज हुकूमत थी, जो सऊदी बैक्ड जिसको गवर्नमेंट कहा जाता है, वो हुकूमत थी वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था उसने क्या किया, अपने भतीजे को जो फोर्सेस हैं उसका चीफ लगाने की कोशिश की। वहाँ पे जो आर्मी चीफ था उसने बगावत कर दी, अपने साथ कुछ जो उसके सपोर्टर्स थे
प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये कहानी चलती गई, फिर एक दूसरे बंदे को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, जो यमन है उसके अंदर, वो भी सऊदी नवाज एक बंदा था, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसने भी वही गलती दोहराई, उसने फिर अपने ही एक रिलेटिव को वहाँ का आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, फिर वो वहाँ से भाग के निकला। यहाँ पे फिर दाइश भी आई, उसने भी अटैक किए, उसने भी कुछ इलाकों के ऊपर कब्जे किए। बहुत सारे ट्राइब्स हैं यमन के अंदर जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था। 10-12 किस्म की पार्टीज जो है आपस में लड़ना शुरू हो गई। वहाँ पे एक ट्राइब है हूथी ट्राइब, उसने भी उसकी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अरसे से जो है वो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि जो हूथी हैं वो सपोर्टर्स हैं ईरान के। अच्छा, वो कहते थे हमें राइट्स दो, हमें जो यमन है उसकी गवर्नमेंट में हमें राइट्स मिलने चाहिए। हो सकता है उनके कुछ राइट्स की वायलेशन भी होती हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने भी फिर इस मौके का फ़ायदा उठा के बगावत का ऐलान कर दिया, बगावत शुरू कर दी। ये चीज़ बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि बाकी सारी जो कुव्वतें थीं वो एक साइड पे हो गई। अभी कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो हूथियों के अगेंस्ट है, उनसे लड़ते हैं। आज के दिन में, मतलब अभी रिसेंटली यूएई की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उन ट्राइब्स को सपोर्ट किया, उन ट्राइब्स को सपोर्ट करके जो हूथी हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ की, उनके ऊपर अटैक किए। तो रिसेंटली जो हूथियों ने अटैक किया है अबू धाबी के ऊपर, वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए अटैक किया गया, जो बयान हूथी ट्राइब की तरफ से, हूथी रिबेलर्स की तरफ से आया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। ये नहीं है कि जो वहाँ के हूथी रेबलर्स हैं वो कोई आम लोग हैं, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी कंट्री जिसको ईरान कहा जाता है, जिसका ऑलरेडी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ चलता रहता है, मसले मसाइल उनके चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी दुश्मनियाँ हैं, तो उनको सपोर्ट हासिल है ईरान की। और यहाँ से जो फोर्सेस हैं, जो कोalition फोर्सेस हैं सऊदी अरब और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ की, उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जंग कर रहे हैं यमन के अंदर। तो ये सिलसिले अब शुरू हुए हैं, तो ये लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ख़त्म होंगे, क्योंकि इनकी दुश्मनियां तो आपस में चल ही रही हैं, ईरान के साथ भी चल रही है, ईरान के सऊदीया के साथ, सऊदीया की ईरान के साथ, और यूएई क्योंकि सऊदी का कोalition पार्टनर है तो वो भी सऊदी अरब को सपोर्ट करता है। तो मसला ये नहीं है कि जंग चल रही है, नहीं चल रही है, उनके आपस के मसले मसाइल हैं। मसला ये है कि जो यूएई है वहाँ पर जो 80% पॉपुलेशन है वो बिलोंग्स करती है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और डिफरेंट कंट्रीज़ है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो लोग यूएई में रहते हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। दूसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से। उसके बाद जो दीगर ममालिक हैं उनके लोग वहाँ पे रहते हैं। यूएई के अंदर अपने जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो 20% भी नहीं है। तो अगर ये अटैक्स होते रहे, अगर हूथियों ने अटैक बंद नहीं किए और आइंदा आने वाले दिनों में भी अटैक करते रहे, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और दूसरी नेशनलिटीज़ का होगा बनस्बत जो यूएई के लोकल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा जानी वो इन लोगों को, बल्कि माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा गैर मुल्कियों को, जो फॉरेनर्स वर्कर वहाँ पे काम करते हैं या जिनके बिजनेसेस यूएई के अंदर हैं। क्योंकि यूएई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया वालों की है। उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज़ पे आ जाएं, बड़े बड़े मॉल्स, शॉप्स, छोटे बड़े हर किस्म के जो कारोबार हैं वो, क्योंकि यूएई के लोग खुद तो नहीं करते, वो बाहर के लोगों के, तो सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है उन लोगों को जो फॉरेनर्स हैं। तो क्योंकि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उसमें से बड़ी तादाद जो है वो रिलेटेड है यूएई से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहीं तो नुकसान होने वाला है हमारे लोगों को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन हो। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, और ये नुकसान जो है ये मुफ्त का नुकसान है जो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनका यमन की वॉर से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
ये उनकी आपस की जंगें हैं, चाहे वो इनका मसला ईरान के साथ है, चाहे ईरान का सऊदी के साथ है। इस मसले में अगर कोई पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन मरता है तो इसकी जिम्मेदार वहाँ की जो गवर्नमेंट है यूएई की वो होगी, क्योंकि प्रोटेक्शन देना उनकी जिम्मेदारी है। अब जो बंदा वहाँ पे काम करने जा रहा है उसको ये थोड़ी पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे कोई थर्ड कंट्री से अटैक करेगा और उसकी जान चली जाएगी या उसका माली नुकसान होगा। तो अगर ये अटैक्स जारी रहे तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यूएई से उठा लेंगे। ये आप अपने माइंड में रखें। अगर ये अटैक बंद नहीं होते, आइंदा आने वाले दिनों में भी ये अटैक होते रहे, क्योंकि एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट बात करूँगा। ये उनके आपस के मसले मसाइल हैं। जंग जहाँ पे होती है वहाँ पे दोनों पार्टियाँ जो हैं वो राइट ही होती हैं। जंग, मोहब्बत और जंग में बोलते हैं सब जायज़ है। अब मसला ये है कि अगर आप वहाँ पे अटैक करोगे तो वो आपके ऊपर भी अटैक करेंगे, वहाँ उनके लोग मरेंगे तो आपके लोग भी मरेंगे। तो मरेंगे, अगर यूएई में अटैक होंगे तो गैर मुल्की मरेंगे, फॉरेनर्स मरेंगे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इन जंगों से, इन मसले मसाइलों से। इन्वेस्टमेंट्स उठती हैं, जो जॉब्स हैं वो कट होंगी, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको मजबूरन फिर वापस जाना पड़ेगा अपने होम कंट्रीज़ में, क्योंकि यूएई एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके मुकाबले में यूएई बहुत ही छोटा मुल्क है। यूएई में अगर 10-12 मिसाइल दाग दिए जाए यमन की तरफ से तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सऊदी अरब में आए दिनों मिसाइल दागे जाते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं, रॉकेट अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन उससे उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब यूएई बहुत छोटा मुल्क है, उसमें एक दो अगर मिसाइल ऐसे गिरते रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना उन लोगों का जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेनर वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। तो यूएई गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ अमली तौर पे इकदाम लेने पड़ेंगे, ताकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। बल्कि जो बंदा मरता है, जो इन अटैक्स के जद में आ जाता है, उसको भी उन्होंने कंपनसेट करना है और इतनी ज़्यादा उसको कंपनसेशन देनी है कि उसकी जो फैमिली है वो आराम से बैठकर खा सके। क्योंकि यूएई में जो बंदा काम करने जाता है उसके पीछे 10 से 15 लोग ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं उसके। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही गलत सिचुएशन है और ख़राब सिचुएशन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई अटैक नहीं होगा यूएई के ऊपर, ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। अभी भी आप देखो 2 इंडियंस और एक पाकिस्तानी भाई हमारे जो हैं वो शहीद हुए, इस जो अटैक है इसमें मारे गए। तो नुकसान सबसे बड़ा किसका हुआ ये आपके सामने है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसके साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।